Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 25th January 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Iron Age in India. This topic is important from our syllabus GS Paper 1 Indian History point of view. देखिए आयरन एज को लेकर के हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि it began in India somewhere close to 2000 to 1500 BC, right? बट ये अंडरस्टैंडिंग को एक मेजर चैलेंज मिल रहा है आफ्टर अ रिसेंट फाइंडिंग इन तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर कुछ आर्कोलॉजिकल साइट्स जैसे कि सिवागलाई, आदि चनानूर, माइली दूमपराई एंड कोदुमनाल, यहाँ से कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट्स एक्सट्रैक्ट हुए हैं जिनको स्टडी करके समझ आ रहा है कि द आयरन एज बिगन इन तमिलनाडु मच बिफोर द आयरन एज बिगन इन नॉर्थ इंडिया। हमारी अभी तक की जो अंडरस्टैंडिंग थी वो यही थी कि आयरन एज नॉर्थ इंडिया में पहले स्टार्ट हुआ और वो भी समवेयर क्लोज टू 2000 टू 1500 बीसी के बीच में। बट रिसेंट फाइंडिंग के बाद ऐसा समझ आ रहा है, अभी इसको कोरोबोरेट करना, एस्टैब्लिश करना होगा। और बट जो रिसेंट एक्सकेवेशंस हैं दे रिवील दैट आयरन टेक्नोलॉजी इन तमिलनाडु डेट्स बैक टू एज अर्ली एज 3345 बीसी। ये जो भी आर्टिफैक्ट्स हमने डिस्कवर किए हैं फ्रॉम साइट्स लाइक सिवागलाई, थुटुकुडी, सिवागलाई इन थुटुकुडी डिस्ट्रिक्ट, इनको स्टडी किया गया है थ्रू डिफरेंट मेथड जैसे कि एक्सेलरेटर, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड, ऑप्टिकली स्टिमुलेटेड लुमिनिसेंस मेथड। और इन तमाम मेथड से ये कंफर्म किया गया है कि दीज साइट्स हैव आयरन आर्टिफैक्ट्स as old as 3345 BC। इसका क्या इम्पैक्ट होगा अगर ये फाइंडिंग्स, अभी तो काफ़ी प्रिलिमिनरी स्टेज है, इफ़ दे आर गेटिंग इस्टेब्लिश्ड। बाकी तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर साहब ने एकदम कंक्लूसिव तरीके से इसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। बट इससे अगर होगा क्या, इससे पूरी की पूरी हिस्ट्री रीडिफाइन हो सकती है। जो अभी पता चल रहा है तमिलनाडु के आयरन आर्टिफैक्ट्स की मदद से, हो सकता है कि पूरा का पूरा ग्लोबल बेंचमार्क विथ रिस्पेक्ट टू आयरन टेक्नोलॉजी बदल जाए, क्योंकि द करेंट discovery challenges not just the history of India and Iron Age in India, but it also challenges the understanding of Iron Age, how it began in overall world history. It can redefine global cultural trajectories. It may put Tamil Nadu as the pioneer in metallurgy. कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है। अभी तक क्या हम मानते चल रहे थे कि भारत में पहले कॉपर एज आया, जिसको हम लोग चाल्कोलिथिक एज कहते हैं, दैट लेड टू देन अगेन ब्रॉन्ज एज, जब हमने कॉपर का एक हमने उसके साथ ब्रॉन्ज कॉपर के साथ टीन को मिला करके एक अलॉय बनाया, तो ब्रॉन्ज एज। एंड देन स्टार्टेड आयरन एज, और आयरन एज पहले नॉर्थ इंडिया में आया एंड देन इट केम इन साउथ इंडिया। बट ये नॉर्थ इंडिया में इस कारण से पहले civilizations आए that led to the age of Janpad, Mahajanpad and all. But entire history might get redefined. हो सकता है कि हमें ये समझ आए कि साउथ इंडिया के अंदर कल्चरल डेवलपमेंट्स नॉर्थ इंडिया से पहले हुए थे। साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑफ साउथ इंडिया के बारे में भी पता चल रहा है कि साउथ इंडिया में इवन इन एंशियंट टाइम पीपल हैड डेवलप्ड द एडवांस्ड पायरो टेक्नोलॉजी। पायरो मतलब होता है फायर, तो एडवांस्ड फायर टेक्नोलॉजी। उस टाइम में ही दे वुड टेक फॉरेस्ट टेम्परेचर अप टू एज हाई एज 1300 डिग्री सेल्सियस। तो इतना ज़्यादा उनका मेटलर्जिकल सिस्टम डेवलप था वे बैक इन 3000 BC। ये सब चीज़ें इस्टेब्लिश हो सकती हैं इफ दिस रिसेंट फाइंडिंग ऑफ आयरन एज गेट्स फर्दर इस्टेब्लिश। तो बात यही है कि फर्दर रिसर्च इज नीडेड। सारे एक्सपर्ट्स का अब यही मानना है कि जो इनिशियल evidences हैं they are तो quite promising, but further research and studies needed in order to establish these facts. Once these facts are established, then it might have impact
on entire history, not just of India but of world. The history may get redefined. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इंडिया इंडोनेशिया रिलेशंस. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए, सबसे पहले करंट कॉन्टेक्स्ट समझते हैं. तो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट प्राबोवो सुबियांतो has arrived in India. He will be India's chief guest for 76th Republic Day celebrations, जो हमारे देश में कल होगा. तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपको ये याद रखना है कि हमारे 76th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के चीफ गेस्ट कौन थे. अब जब वो भारत में आए हैं इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, और उनको हमने इस साल का अपना चीफ गेस्ट बनाया है रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के लिए, तो इस साल के लिए इंडिया इंडोनेशिया रिलेशंस इंपॉर्टेंट हो जाता है. इंडिया इंडोनेशिया के बायलैटरल रिलेशंस पे मेंस में जीएस पेपर 2 में प्रश्न पूछा जा सकता है. अगर हिस्टोरिकल टाइज की बात की जाए तो भारत और इंडोनेशिया के कल्चरल टाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं. जो भारत से कई सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया में जाते रहे हैं, और वहाँ पे भी उन्होंने बुद्धिज़्म के कल्चर को स्प्रेड किया है. साथ ही साथ भारत के अंदर जो एपिक्स जैसे कि रामायण या महाभारत हैं, दे आर वेरी पॉपुलर इन इंडोनेशिया ऑल्सो. दे फॉर्म अ प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ इंडोनेशियन आर्ट एंड फोकलोर. आज़ादी के बाद दोनों देशों को लगभग एक साथ ही आज़ादी मिली है. पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 आज़ादी के बाद दोनों ही देश एक कॉमन एस्पिरेशन शेयर करते थे. वो ये था कि अपनी ऑटोनॉमी को बरकरार रखें. And that is the reason why neither India nor Indonesia wanted to be part of power block politics that started in global order post World War II, where world was divided into two power blocks, US and USSR block, जिसको नाम दिया गया कोल्ड वॉर. और हम इस पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे. एंड दैट इज वाई right after independence, both countries were strong supporter of the idea of non-alignment movement. In fact, NAM यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के की प्रपाउंडर्स सपोर्टर्स भारत और इंडोनेशिया ही थे. अगर आज के टाइम में बात की जाए, करंट टाइम में, तो भारत और इंडोनेशिया स्ट्रॉन्ग कोऑपरेशन कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ डिफेंस एंड सिक्योरिटी. कई सारे मिलिट्री एक्सरसाइजेज जॉइंट तरीके से रन किए जाते हैं. इसे गरुड़ शक्ति रन बिटवीन इंडियन आर्मी एंड इंडोनेशियन आर्मी, समुद्र शक्ति बिटवीन इंडियन इंडोनेशियन नेवी. और दोनों देशों की जो पेट्रोलिंग टीम है, जो कोस्ट गार्ड्स हैं, वो जॉइंट तरीके से ऑपरेशन लॉन्च करती हैं हर साल, जिसका नाम है IND, इंडिया इंडो. इंडो रिप्रेजेंट्स इंडोनेशिया कॉरपैट. तो ये सब जॉइंट डिफेंस एक्सरसाइजेज हैं. प्रीलिम्स में आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा इस तरह के प्रश्न कि एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति भारत किस देश के साथ मिल करके करता है. इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशंस की बात की जाए तो इंडोनेशिया इज इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन आसियान कंट्रीज. आसियान जो 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, उसमें से इंडोनेशिया भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है. फर्स्ट इज सिंगापुर. स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन भी दोनों देशों के बीच में काफ़ी हो रही है. देखिए, आपको मैंने पहले भी कई दफ़ा बताया है इंपॉर्टेंस ऑफ दिस स्ट्रेट, जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ मलक्का. यहाँ से बहुत सारा इंटरनेशनल ट्रेड मूव करता है. यानी कि यू कैन से कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का के थ्रू इंपॉर्टेंट सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन मूव करता है. इनफैक्ट स्ट्रेट ऑफ मलक्का इज इंपॉर्टेंट फॉर गिविंग एक्सेसिबिलिटी टू चाइना इन इंडियन ओशन. वैसे तो चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी डेवलप कर लिया, जिसके थ्रू चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू इट हैज़ डेवलप्ड एक्सेसिबिलिटी इन इंडियन ओशन, बट येट स्ट्रेट ऑफ मलक्का रिमेन्स एन important sea line of communication. Strait of Malacca is a narrow water body that connects South China Sea with Andaman and Nicobar Island, which ultimately opens into Indian Ocean. So you can say कि for strengthening its footprint in Indian Ocean, China needs to have greater control over Strait of Malacca. और भारत कभी चाहेगा नहीं कि चाइना का फुटप्रिंट इंडियन ओशन में मजबूत हो. इस कारण से इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड टू स्ट्रेंथन इट्स पोजीशन इन दिस एरिया ओनली, ताकि चाइना के फॉरवर्ड मूवमेंट को, ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को इंडियन ओशन में काउंटर किया जा सके. यही कारण है कि भारत ने अंडमान निकोबार आइलैंड में ट्राई सर्विस कमांड बनाया हुआ है. यहाँ पे इंडियन आर्मी, नेवी और एयर फोर्स
तीनों का स्टेशन है, बेस है अंडमान निकोबार में। साथ ही साथ भारत ने इंडोनेशिया के साथ मिल करके तय किया है कि उसका यहाँ पे जो सबांग पोर्ट है, इंडोनेशिया का जो टिप है, इस रीजन को कहा जाता है आकेह प्रोविंस। इस अके प्रोविंस में टिप पे ही बिल्कुल एकदम नदन साइड में है सबांग पोर्ट, विच इज बीइंग डेवलप्ड बाय इंडिया। द मेन इंटेंशन ऑफ इंडिया बिहाइंड डेवलपिंग दिस सबांग पोर्ट is to have stricter सर्विलेंस इन दिस स्ट्रेट ऑफ मलक्का रीजन। इससे क्या है कि ये एरिया जो पायरेसी इन्फ्लिक्टेड है, पायरेट जो ओशन रीजन में एक्टिव रहते हैं और कई सारे मेरिट जो कॉमर्शियल शिप्स होते हैं उन पे अटैक करते हैं, लूट लेते हैं, तो पायरेट्स को काउंटर करने के लिए, साथ ही साथ चाइना के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए भारत इंडोनेशिया के साथ मिल करके सबांग पोर्ट डेवलप कर रहा है। सो दिस इज वन गुड एग्जांपल ऑफ स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया। मल्टीलैटरल कोऑपरेशन, बोथ साइड्स आर कोऑपरेटिंग ऑन डिफरेंट इंटरनेशनल फोरम, जैसे कि G20 या इंडिया आसियान समिट में आ, भारत इंडोनेशिया के साथ कोऑपरेट करता है। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन IORA। साथ ही साथ कल्चरल इंगेजमेंट भी है दोनों देशों के बीच में। भारत ने 2 कल्चरल सेंटर्स खोले हैं इंडोनेशिया के जकार्ता और बाली रीजन में, और उसके थ्रू भारत योगा, क्लासिकल डांस, म्यूजिक प्रमोट कर रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच में कल्चरल इंटीग्रेशन मजबूत हो रहा है और भारत का सॉफ्ट पावर इंडोनेशिया में बढ़ रहा है। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, यू मे सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। भारत और इंडोनेशिया इस साल के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है मेंस पर्सपेक्टिव से। तो भारत और इंडोनेशिया के रिलेशंस पे मैंने ये मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है, साथ में मैंने हिंट्स भी दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट फर्स्ट एंड देन यू कैन रीड द हिंट्स एज वेल। Next topic is about NITI, Fiscal Health Index. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. करंट न्यूज ये है कि नीति आयोग ने एक नया रिपोर्ट रिलीज किया है जिसका नाम है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट। दिस रिपोर्ट हैज बीन रिलीज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय नीति आयोग। हो सकता है आने वाले साल में फिर से निकाले, बट फॉर द फर्स्ट टाइम इट हैज बीन रिसेंटली रिलीज्ड। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट 2025 ये रिपोर्ट का नाम है। बट इस रिपोर्ट में भारत के 18 जो मेजर स्टेट्स हैं उनके अंदर किस तरीके से फिस्कल प्लानिंग हुई है इन द ईयर 2022-23, उसके बेसिस पे उन स्टेट्स को स्कोर दिया गया है और रैंक दी गई है। तो इंडेक्स 2025 है रिपोर्ट का नाम, बट द डेटा बिलोंग्स टू द फाइनेंशियल ईयर 2022-23, जिसमें 18 जो मेजर स्टेट्स हैं भारत के, उनका भारत के जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, उन स्टेट्स की डेमोग्राफी, मतलब वहाँ के पॉपुलेशन का हेल्थ, एजुकेशन स्टैंडर्ड, टोटल पब्लिक एक्सपेंडिचर किन किन एरियाज में हो रहा है, रेवेन्यू के सोर्सेस कैसे हैं, ओवरऑल फिजिकल स्टेबिलिटी उन स्टेट्स के अंदर है कि नहीं। यानी कि सरल भाषा में कहें तो तमाम अलग अलग स्टेट्स का जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट है गवर्नमेंट द्वारा, जिसको आप कह सकते हैं फिजिकल प्लानिंग, वो अच्छे से हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके बेसिस पे नीति आयोग ने ये रिपोर्ट पब्लिश की है। तमाम स्टेट्स को स्कोर दिया गया है और रैंक दिया गया है। So, as I told you, the report highlights importance of balanced fiscal management and economic stability amongst different states of the country. इसमें 5 मुख्य पैरामीटर्स के बेसिस पे स्टेट्स को स्कोर दिया गया है और रैंक दिया गया है। तो ये 18 स्टेट्स हैं, उनका स्कोर, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स स्कोर एंड उसके बेसिस पे रैंक आप देख सकते हैं। उड़ीसा हैज़ बीन प्लेस्ड एट द टॉप, यानी कि उड़ीसा की फिजिकल हेल्थ इंडेक्स इस रिपोर्ट के हिसाब से बेस्ट है। दूसरे नंबर पे है छत्तीसगढ़, और सबसे खराब परफॉर्मेंस है पंजाब का। स्टेट्स को इस नीति आयोग फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: अचीवर्स कैटेगरी, फ्रंट रनर कैटेगरी, परफॉर्मर कैटेगरी एंड एस्पिरेशनल कैटेगरी। अचीवर्स द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं, इसमें सबसे ऊपर है स्टेट्स लाइक उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा एंड झारखंड। फ्रंट रनर जो अचीवर से थोड़े नीचे हैं, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कर्नाटका। परफॉर्मर एंड एस्पिरेशनल्स, दे आर नॉट सो गुड परफॉर्मिंग स्टेट्स, बट एस्पिरेशनल्स तो आर वर्स्ट। और पंजाब, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और केरला, दे हैव बीन
put into the worst performing states. तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार, हरियाणा have been put in performer state. ध्यान देने वाली बात यह है कि हिमालयन स्टेट्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को इस नीति आयोग फिजिकल हेल्थ इंडेक्स कैटेगरी में प्लेस नहीं किया गया है, मतलब उनकी एनालिसिस नहीं की गई है, उनको स्कोर नहीं दिया गया है। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट गिलियन-बैरे सिंड्रोम, इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो प्रीलिम्स एग्जाम आ रहे हैं एपीएससी और यूपीएससी दोनों के, इस कारण से जितना हो सके उतने फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी हम कवर करते चलेंगे। तो देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है गुलियन-बैरे सिंड्रोम। देखिए होता क्या है गुलियन-बैरे सिंड्रोम, इसमें मान लीजिए कि हमारा बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होता है कि जब भी कोई भी पैथोजन जैसे कि वायरस या बैक्टीरिया हमारे ऊपर अटैक करता है, तो हमारे बॉडी के अंदर नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है जिसको कहा जाता है एंटीबॉडीज, जो हमारे बॉडी के तरफ से इम्यूनिटी ट्रिगर करता है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दीज वायरस और बैक्टीरिया। बट बहुत बार होता क्या है कि ये जो इम्यूनिटी ट्रिगर होती है हमारी बॉडी के तरफ से इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट दीज वायरस या बैक्टीरिया, वो इम्यूनिटी इन वायरस और बैक्टीरियाज के अगेंस्ट तो काम करती ही है, साथ ही साथ वो हमारे बॉडी ऑर्गन्स के अगेंस्ट भी काम करने लगती है, उनके अंदर अननेसेसरी इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर देता है। देखिए सरल भाषा में समझिए, जब भी कहीं पे भी हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है अगेंस्ट सम फॉरेन पैथोजेंस। तो शॉर्ट टर्म में इन्फ्लेमेशन, अक्यूट इन्फ्लेमेशन इज गुड, यानी कि हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है अगेंस्ट पैथोजेंस। बट अगर वही इन्फ्लेमेशन क्रोनिक हो जाए, लंबे समय तक रहे हमारे बॉडी के अंदर, दैट मीन्स इट्स अ साइन ऑफ प्रॉब्लम, ट्रबल। और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन मेनली हैपेंस व्हेन आवर इम्यून सिस्टम बिकम्स वे टू प्रोएक्टिव। इस कारण से बॉडी के अंदर अलग अलग जगहों पे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होने लगता है। सच सिचुएशन इज नोन एज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। Autoimmune disorder is a situation where immunity of our own body starts doing damage to our body organs. And autoimmune disorders are of several types. उसमें से एक टाइप है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का, ये गुलियन-बैरे सिंड्रोम। इसमें होता क्या है कि हमारे बॉडी के ऊपर अगर किसी वायरस या बैक्टीरिया ने अटैक किया तो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम उस वायरस और बैक्टीरिया के अगेंस्ट तो प्रोटेक्ट करता ही है, बट वो इतना प्रोएक्टिव हो जाता है कि उस प्रोसेस में वो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स को भी डैमेज करने लगता है। ये तो हो गया हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, बट बाकी सारे जो हो गए हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स, और उनको भी डैमेज करने लगता है। इस सिचुएशन को ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, गुलियन-बैरे सिंड्रोम कहते हैं, वेयर आवर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम गेट्स डैमेज। इसमें होता क्या है किसी किसी एक्सट्रीम केस में कि असेंडिंग पैरालिसिस देखने को मिलता है, मतलब सबसे पहले पाँव के निचले हिस्से में पैरालिटिक कंडीशंस डेवलप होंगे और धीरे धीरे इट स्टार्ट्स प्रोग्रेसिंग अपवर्ड। इंसान पैरालिटिक भी हो सकता है इन केस ऑफ गुलियन-बैरे सिंड्रोम। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट नेशनल वोटर्स डे। अगेन प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडियन पॉलिटी में थोड़ा बहुत कहीं आप पासिंग रेफरेंस में इसका जिक्र कर सकते हैं। आज का दिन यानी कि 25 जनवरी भारत में वोटर्स डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस साल वी आर सेलिब्रेटिंग 15th नेशनल वोटर्स डे। आज के दिन की खासियत क्या है? तो आज ही के दिन यानी कि 25 जनवरी को 1950 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किया गया था। भारत सरकार ने साल 2011 से फैसला किया कि हम 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे की तरह सेलिब्रेट करेंगे। मुख्य मकसद है नेशनल वोटर डे के सेलिब्रेशन के पीछे टू क्रिएट इलेक्टोरल अवेयरनेस, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्टोरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें, वोट करें। थीम फॉर ईयर 2025 इज नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। यही थीम हर साल रहता है, ये बदलता नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन को बनाया गया था 1950 में, लेकिन 2011 से भारत सरकार ने फैसला किया कि 25 जनवरी को हम लोग नेशनल वोटर डे की तरह सेलिब्रेट करेंगे। दैट इज द रीजन व्हाई दिस ईयर वी आर सेलिब्रेटिंग 15th नेशनल वोटर्स डे। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी में ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है।
अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्रिन ऑल प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय द रिलीजन मस्ट बी प्रोटेक्टेड। यहाँ ये जाके गलत हो जाता है, ओनली एसेंशियल प्रैक्टिसेस आर प्रोटेक्टेड। यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सही है। ये बात सही है कि भारत सरकार के रिसेंटली रिपोर्ट डेटा के हिसाब से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी काफ़ी हद तक कम हुआ है भारत के अंदर। 24 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए हैं। स्टॉकहोम कन्वेंशन, अगेन बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहाँ पे कैसा है, बिटकॉइन और जो मीम कॉइन है उसके बीच में जो डिफरेंस था, ये इसमें कैसा है, ये फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग। मीम कॉइन यूजुअली हैव रोबस्ट अंडरलाइंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये गलत है। मीम कॉइन के अंदर रोबस्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नहीं रहता है, इट कैन बी इजिली कॉपीड। फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग, रिमेनिंग थ्री आर करेक्ट। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।